नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में आपदा की गंभीरता को लेकर एक्शन में सीएम। आज शाम 5 बजे आपदा कंट्रोल रूम में अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। आपदा राहत कार्यों की करेंगे समीक्षा। धराली के लिए राहत और पुनर्वास के लिए सामग्री को किया रवाना। सीएम धामी ने वाहनों को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री ने जताया आभार। उत्तराखंड में जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख चुनाव। बीजेपी अध्यक्ष भट्ट ने किया जीत का दावा। कई अध्यक्ष निर्विरोध। प्राकृतिक आपदा के बाद राज्य सरकार का बड़ा निर्णय। नुकसान का आकलन करने के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन। प्रभावित लोगों की स्थिति का लेंगे जायजा। और देहरादून में 0.1 mm बारिश दर्ज। मौसम विभाग ने देहरादून में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कई इलाकों में गर्जन और बिजली के साथ तेज बारिश के आसार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को डोईवाला विकासखंड के भूखपुर गांव को संस्कृत ग्राम घोषित कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के अन्य 12 जनपदों के 12 गांव को भी संस्कृत ग्राम का दर्जा दिया है। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, डोईवाला के विधायक बृजभूषण गैरोला सहित अन्य अतिथिगण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृत हमारी देवभाषा है, जिसमें वेद, पुराण और उपनिषद की रचना हुई। प्रदेश सरकार संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर प्रयासरत है। अब तक प्रदेश के लगभग 500 स्थानों के नाम संस्कृत में चिन्हित किए जा चुके हैं और जल्द ही अन्य स्थान भी चिन्हित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी आपदा पर संवेदना व्यक्त की और रानी पोखरी क्षेत्र में महादेव खाली से बरसात के दौरान होने वाले नुकसान की रोकथाम के लिए वित्तीय स्वीकृति की घोषणा भी की है। देववाणी संस्कृत को बोलने वाले, उसमें पाठ करने वाले, ऐसे हमारे अनेक विद्वान हमारे देवभूमि के अंदर हैं। अब ये संस्कृत भाषा हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहे, उसके लिए 13 ग्राम 13 जो हमारे जनपद हैं, सभी में एक संस्कृत ग्राम बनाने का हमने इसकी शुरुआत की है। इसके तहत विद्यालय भी बनाए जाएंगे, अच्छा भवन भी बनाया जाएगा, अच्छा साहित्य भी वहाँ पर उपलब्ध होगा और हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी हैं, वो संस्कृत भाषा में अपनी बोलचाल करेंगे, संवाद करेंगे, अपना कामकाज करेंगे। प्रलयकारी आपदा आई और इस आपदा ने पूरा धराली आपदा की भेंट चढ़ गया। जनहानि हुई है, पशु हानि हुई है और फसलों से लेकर मकान, होटल, होम स्टे सभी प्रकार का बड़ा नुकसान हुआ है। मैं सबसे पहले तो जो लोग इसमें दिवंगत हुए हैं, उन सभी को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके पारिवारिक जनों को जो असमय कष्ट आया है, उनको एक कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा धराली में राहत और पुनर्वास के लिए भेजी जा रही आपदा राहत सामग्री को भी रवाना किया है। बैंक ने सीएसआर के तहत 10 से 12 दिनों तक के लिए पर्याप्त कच्चा राशन जैसे कि आटा, चावल, दालें, मसाले, खाद्य तेल सहित दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं जैसे टूथपेस्ट, नहाने और कपड़े धोने के साबुन सम्मिलित हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कोटक महिंद्रा बैंक का आभार जताया और कहा कि राज्य सरकार
पीड़ितों की हर संभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध है और राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा राज्य आपदा प्रभावितों के साथ खड़ा है। धराली में आपदा प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। युद्ध स्तर पर ये अभियान किया जा रहा। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशानुसार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी सामान की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। आपदा प्रभावितों को जीवन उपयोगी वस्तुएं, खाद्य पदार्थ सहित अलग अलग प्रकार की राहत सामग्री उपलब्ध कराने का अभियान लगातार जारी है। प्रभावितों को चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों सहित चिकित्सा दल भी लगातार आपदाग्रस्त क्षेत्र में तैनात है और सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ एसएन पंत जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। पंत जी, धराली में जो आपदा आई वो किसी से छुपी नहीं, कई लोग आहत हुए, कई के घर छिन गए, लेकिन अभी वहां की स्थिति क्या कुछ बयां कर रही है? धामी सरकार उनके लिए क्या कर रही है? पंत जी। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से उत्तराखंड में आपदा आई है, उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में, हरसिल के क्षेत्र में और पौड़ी में, वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम को लगाया गया है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो दिक्कतें आई वो खास तौर पर दिक्कत आई है क्योंकि जो पुल थे वो बह गए, सड़कें ध्वस्त हो गई। और सिर्फ ऐसा नहीं कि छोटे छोटे स्थानों पर, यानी कई मीटर, 100 से 150 मीटर तक की सड़कें ध्वस्त होगी। 150 से 200 मीटर के जो लंबे पुल थे वो बह गए और उनका जो स्ट्रक्चर था वो बह गया। उसके बाद सेना ने हिमचारी क्षेत्र में वैली ब्रिज बनाने का जो काम था उसको शुरू किया और संभवतः आज जो वैली ब्रिज बनकर तैयार हुआ है उसमें छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू कर रहे हैं और कुछ देर के बाद उसमें बड़े वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी। तो ये फौरी तौर पर तैयार किया गया है ताकि धराली क्षेत्र में जो 37 से लेकर 70 किलोमीटर का दायरा है, जो पैदल पहुंच करके वहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और पुलिस टीम के अलावा रसद विभाग के, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को पहुंचाया गया, उसके बाद चौपड़ के जरिए इस्तेमाल किया गया। तो कुल मिलाकर के आपदा ग्रसित इलाके में सरकार पूरे तरीके से, पूरी मशीनरी वहां पर मुस्तैद है, तैयार है। और धामी सरकार ने आज बड़ा ऐलान किया है कि आपदा प्रभावित इलाके के लोगों को 6 महीने तक का मुफ्त राशन दिया जाएगा, जो सरकार का बड़ा फैसला है। ठीक है पंत जी, राशन तो दिया जाएगा, लेकिन क्या उनके लिए कुछ रहने के लिए कोई घर मुहैया करवाया जाएगा? क्योंकि कई लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचा है, वो अब सड़कों पर आ गए हैं और अब उनकी रातें जो है वो सड़कों पर वो बिताने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो क्या उनके लिए कोई राहत शिविर का भी आयोजन किया गया है पंत जी? बिल्कुल, देखिए सरकार ने 3 आईएएस की जिम्मेदारी गढ़वाल मंडल के कमिश्नर की अगुवाई में की है। उसके अलावा आज एक पीसीएस अधिकारी को बकायदा और अटैच किया गया है उत्तरकाशी जिलाधिकारी के नेतृत्व में। इसके अलावा रसद आपूर्ति विभाग के 3 अधिकारियों की जिम्मेदारी लगाई गई है, 19 डॉक्टरों की जिम्मेदारी लगाई गई है, तमाम सीएमओ की जिम्मेदारी लगाई गई है। और इसके अलावा जो बेघर हो चुके हैं, चाहे वो होटल वाले थे, धर्मशाला वाले थे, रेस्टोरेंट वाले थे, दुकान वाले थे, या अपना उनका आशियाना था वो जमींदोज हो गया है या उसको खतरे की जद में पहुंच चुका है, ऐसे लोगों के लिए रैन बसेरा और ऊंचाई वाले इलाकों में सरकार की तरफ से सारी व्यवस्थाएं की गई है। कुछ धर्मशालाएं तैयार की गई है, कुछ अस्थायी रूप से जो होटल्स जो सेफ जोन में है वहां पर लोगों को रखा गया, उनसे कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। बद्री केदार मंदिर समिति के जो धर्मशाला है, जो गेस्ट हाउस है, वहां पर लोगों को रोका गया है। उसमें चाहे स्थानीय लोग हों, चाहे तीर्थ यात्री हैं, जब तक उनके उचित रहने की व्यवस्था या गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक उनको वहीं पर रखा जाएगा। निःशुल्क भोजन और उसके अलावा जो जरूरत की चीजें हैं उसको मुहैया कराई जा रही है। इसके अलावा रहा सवाल आशियाना का, तो सरकार ने राजस्व संपत्ति विभाग की तरफ से 3 अधिकारियों का एक पैनल, एक कमेटी बना करके वहां पर भेजा है, जो इस चीज का
पता करेगा कि कितना आंशिक रूप से और कितना फौरी और अफौरी यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कितना नुकसान हुआ है, फसलों को कितना नुकसान हुआ है, सरकारी जमीन को कितना नुकसान हुआ है, किसान भाई की जमीन को कितना नुकसान हुआ है, उसका आकलन किया जाएगा। कितने आवास आंशिक, कितने आवास पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। उसके बाद जो मुआवजे की राशि है या मुआवजा देने की जो प्रक्रिया है, सरकार उसको संचालित करेगी और घर के बदले घर मिलेगा, फसलों के बदले मुआवजा मिलेगा, मवेशियों के बदले मुआवजा मिलेगा, और जो लोन होगा उसमें भी कुछ सरकार एहतियात के साथ कुछ माफीनामा के तौर पर आगे बढ़ा सकती है। तो कुल मिलाकर के सरकार इसको कैबिनेट में लेकर आएगी। और ये जरूर है कि पहला काम सरकार का है लोगों को सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का है, और उसके बाद जब लोगों को सुरक्षित निकाल दिया जाएगा, सुरक्षित एक स्थान से पहुंच जाएंगे, उसके बाद जो लोगों की हानि हुई है उस हानि की भरपाई भले ही जनहानि की तो नहीं हो सकती है, लेकिन जो रेस्टोरेंट, धर्मशालाएं और आर्थिक रूप से जो लोगों को बड़ा धक्का लगा है उसको काटने का काम सरकार करेगी। और इसीलिए तमाम बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र में लगाई है। और सिर्फ इतना नहीं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से रोज अपडेट ले रहे हैं कि क्या अपडेट हुआ है। भारत सरकार, वायुसेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की तमाम टीमें काम कर रही है, मौके पर पहुंची हुई है। सबसे पहला काम है लोगों तक रास्ता पहुंचाना, जरूरत का सामान मुहैया करवाना, उसके बाद बड़ी मशीनें लेकर के, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों की अभी तलाश जारी है जो मिसिंग है। मिसिंग लोगों की तलाश तभी पूरी हो सकती है जब उनको सर्च ऑपरेशन के दौरान ढूंढा जाएगा, क्योंकि आप अंदाजा अगर लगाएंगे तो 20 फीट से भी ज्यादा का मलबा भरा हुआ है, तो उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है उस मलबे के अंदर कुछ बॉडियां हो सकती हैं। इसलिए वहां पर डॉग स्क्वाड लगाया गया है, हाईटेक इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि लेजर के जरिए ये पता चल सके कि क्या मानव की जो बॉडी होती है वो मिट्टी में अंदर है, धंसी हुई है, या उनमें कहीं पर कोई जीवन तलाशने की कोशिश सरकार की या मशीनरी की तरफ से है। तो उस पर पहला फोकस है। उसके बाद तमाम चीजों की जो व्यवस्था होगी वो दूसरे चरण में सरकार पूरा करेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो जरूरी सामान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश सीएम धामी ने दिए हैं और लगातार नजर भी बनाए हुए हैं। उत्तराखंड में आपदा की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शाम 5 बजे आपदा कंट्रोल रूम में जाएंगे और अधिकारियों के साथ एक बैठक भी करने वाली है। इस बैठक में आपदा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी और आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। उत्तराखंड के धराली क्षेत्र में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा के बाद राज्य सरकार ने नुकसान का आकलन करने के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है। सरकार के द्वारा गठित इस समिति में सुरेंद्र पांडेय यानी कि जो सचिव रहेंगे राजस्व विभाग के, आशीष चौहान मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखंड सिविल एविएशन अथॉरिटी के और हिमांशु खुराना अपर सचिव वित्त विभाग को इसमें शामिल किया गया है। समिति का उद्देश्य धराली और आसपास के क्षेत्रों में आपदा से हुए जनधन, आधारभूत ढांचे और पर्यावरणीय क्षति का मूल्यांकन करना है। ये समिति प्रभावित लोगों की स्थिति का भी जायजा लेगी और राहत और पुनर्वास कार्यों को लेकर आवश्यक सिफारिशें राज्य सरकार को सौंपेगी। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण माहरा ने आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में धराली आपदा को लेकर सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को आपदा आई, लेकिन डॉक्टर और दवाइयां 7 अगस्त को ही प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच पाई। आईटीबीपी ने सीमित संसाधनों में काम किया, लेकिन आवश्यक मशीनें भी 7 अगस्त को ही भेजी गईं। को बीजेपी 7 तारीख को भेज पाई। 7 तारीख को पहला खेमा डॉक्टर्स का जा पाया, तो इससे आप समझ सकते हैं 5 तारीख की घटना 7 तारीख तक डॉक्टर और दवाइयां नहीं जा पाई। मशीनें भी 7 तारीख को गई। बीजेपी के आईटी सेल ने 6 तारीख को ही वो दिखा दिया था, चौपर से मशीनें उतारी जा रही हैं, जबकि 7 तारीख को मैं भी कह रहा हूं 7 तारीख को चिन्हुक गया और उसने मशीनें उतारी। हम बुराई के लिए नहीं कह रहे, लेकिन जो हो सकता था वो नहीं हुआ और ज्यादा जो प्लानिंग होनी चाहिए थी, मुझे प्लानिंग की कमी और तैयारी की कमी दिखी।
तो वहीं इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पर आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस को कम से कम आपदा के समय में राजनीति नहीं करनी चाहिए। झूठी बयानबाजियां करके प्रदेशाध्यक्ष ने पहले कहा कि उन्हें प्रशासन के द्वारा रोका गया, अगर रोका गया था तो वो घटनास्थल तक कैसे पहुंच पाए। अब वो आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर देरी से राहत कार्य शुरू हुए। देखिए, आपदा के में जाने से पहले सही मुझे लगता था कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अपने दौरे को राजनीतिक दौरा के रूप में लेना चाहते। पहले उन्होंने कहा कि मुझे रोका गया, तो वहाँ कैसे पहुंचे। ये एक प्रकार की मिथ्या बातें बोलकर और कम से कम इस आपदा में भी राजनीतिकरण करना, ये कम से कम प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल के प्रदेश अध्यक्ष को शोभा नहीं देता। तो वहीं उत्तराखंड के बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यह दावा किया है कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की भारी जीत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि कई जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित होंगे। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव को लेकर उत्तराखंड में गहमा गहमी का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी ने सभी 12 जिला पंचायत अध्यक्षों के प्रत्याशियों के नाम पर ऐलान किया है। ब्लॉक प्रमुखों के कुछ पद फ्री रखे जाएंगे। अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। वहीं उन्होंने विपक्ष पर भी कटाक्ष किए हैं। हमारे तो गिनती के बाकी हैं और बाकियों के सभी बाकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी प्रत्याशी लगभग घोषित कर दिए हैं। हम कुछ सीटों को फ्री छोड़ेंगे, बहुत सी कुछ सीटों पर आज निर्णय करेंगे और आज हमारा अंतिम निर्णय होगा। तो हमने 12 के 12 जिला पंचायत के अध्यक्ष कल घोषित कर दिए हैं और मैं आज विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के अंदर भाजपा की लहर है। चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, अनेकों ब्लॉक में वहाँ निर्विरोध जीत कर आएंगे, अनेकों जिला पंचायत अध्यक्ष वहाँ निर्विरोध जीत कर आएंगे और जिस दिन परिणाम आएगा 14 तारीख को, कुछ परिणाम तो कल ही आ जाएगा, 11 तारीख सायंकाल तक नामांकन नहीं होगा, कुछ परिणाम 14 को आएगा, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की और दिखाई देगी। गंगनानी के पास बेली पुल का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ये पुल धराली सहित उत्तरकाशी के प्रभावित इलाकों से संपर्क बहाल करने में मदद करेगा और राहत सामग्री पहुंचाना आसान बनाएगा। प्रदेश के गृह सचिव शैलेश बगौली ने धराली में डीजल और रसोई गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अवरुद्ध गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू करने का प्रयास युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। आपदा प्रभावित इलाकों में खोजी कुत्तों और थर्मल इमेजिंग कैमरों से बचाव कार्य चल रहा है। चंपावत जिले के घाट चौकी में तैनात एक पुलिसकर्मी पर एक होटल स्वामी की पिटाई का गंभीर आरोप लगा है। दरअसल ये घटना शनिवार शाम करीब 6:30 बजे घाट के पुराने पुल के पास हुई है। आरोप ये है कि होटल स्वामी शमशेर सिंह सामंत उर्फ श्यामू, जो कि सिंगदा का निवासी है, अपने होटल से स्कूटी पर लोहाघाट जा रहा था और घाट पुलिस चौकी के पास रुका। इसी दौरान चौकी में तैनात पुलिसकर्मी ने कथित रूप से बिना वजह के गाली गलौज किया, उनके साथ पिटाई की। मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग उन्हें बचाकर छुड़ा पाए। घायल शमशेर सिंह ने 112 नंबर पर सूचना देने के बाद लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में इलाज करवाया है। आरोप है कि पुलिसकर्मी के खिलाफ लोहाघाट थाने में नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग भी की गई है। खाली खाली उनने भी कुछ कहा, खाली खाली पीछे से आया और शट मारते रहा। मैं ऐसा हुआ, मैंने वहाँ पर स्कूटी लगाई, मैंने वहाँ पर दुकान थी, पोस्ट ऑफिस वाली दुकान थी, वहाँ पर मैंने सोचा 2 तानचे लेता हूँ। भीड़ लगी थी वहाँ पर गाड़ी के पास भीड़ लगी, तो मैं भी गया देखने के लिए। तो इनने न पूछा न हट कहा न कुछ कहा, पीछे से मारते गया। वो तो 2 पुलिस वालों ने पकड़ लिया, या तो लट पकड़ के भी आया। मैं ये कह रही हूँ कि क्या पुलिस वालों का यही हक है कि ऐसे खुलेआम किसी को भी मार सकते हैं, पीट सकते हैं? क्या गलती हमारी थी? हमें इतना बता दे कि हमारी क्या गलती थी, क्यों मारा मेरे पति को बिना मतलब बिना कसूर का? क्या गलती थी उनकी?
कि अगर कहीं कुछ हो रहा है, अगर वहाँ पर कोई जाके देख रहा है तो उसमें क्या गलती है, क्या हो रहा करके, कि हर कोई जाता है, वो तो खुद वो लोग भी आए होंगे, क्या हुआ करके, और भी खड़े थे वहाँ। बद्रीश संयुक्त संघर्ष समिति पंडा पंचायत, डिमरी समाज, ब्रह्म कपाल तीर्थ पुरोहित और माणा गांव के ग्रामीणों के द्वारा बद्रीनाथ धाम में पिछले 7 दिनों से लगातार आंदोलन जारी है। इस दौरान सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की जा रही। आंदोलनकारियों का आरोप है कि सरकार स्थानीय लोगों के 3 मंजिला से ऊपर के भवनों को तोड़ने के नोटिस भेज रही। साथ ही माणा और बामणी गांव को भी मास्टर प्लान के दायरे में लिया जा रहा है, जिसका वो कड़ा विरोध कर रहे हैं। देखो, आज आंदोलन का जो है 7वां दिन है और आज एक अपार जन समर्थन देखने को मिला है यहाँ पे, और सरकार की बुद्धि के लिए भी जो है यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया है। और मेन मुद्दा ये है कि जब तक जो है 10 मांगें पूरी नहीं हो जाती है, तब तक जो है आंदोलनकारी पीछे नहीं हटेंगे। और सरकार से हमारा निवेदन है, और अब हम जो है डायरेक्ट जो है प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारी बातों को संज्ञान लें और बद्रीनाथ के अंदर जो भी अव्यवस्थाएँ चल रही हैं, तो यहाँ की इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडी हो, चाहे आपकी जो है प्राइवेट बॉडी हो, वो बिल्कुल जो है करप्शन में लिप्त हो चुकी है। और अब जो जन आंदोलन जो है बहुत उग्र रूप लेने वाला है। ये 12 तारीख को जो है डीएम साहब की मीटिंग होगी, उस पर निर्धारित करेगा कि आगे क्या रणनीति होगी। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण स्वाला क्षेत्र में भूस्खलन और मलबे से टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग आज सुबह से अवरुद्ध हुआ है, लेकिन रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बीच रास्ते में फंसे यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाना प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी समझकर निभाया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार स्वयं ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और खुद यात्रियों को सुरक्षित पार करवाया है। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों और मशीनरी को निर्देश दिए कि पूरी सुरक्षा और सावधानी के साथ मलबा हटाकर राष्ट्रीय राजमार्ग सुचारू करवाया जाए। उप जिलाधिकारी चंपावत अनुराग आर्या पूरे दिन स्थल पर डटे रहे और यात्रियों को सुरक्षित पार कराते हुए कार्यों की पल पल निगरानी करते रहे। अगली खबर देहरादून से, जहां शनिवार को 0.1 mm बारिश दर्ज हुई, जिसके चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है। दून में अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री, न्यूनतम 23.8 डिग्री रहा है। तो वहीं आज मौसम विभाग ने देहरादून में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। कई इलाकों में गर्जन और बिजली के साथ तेज बारिश के आसार हैं। वहीं मौसम विभाग ने 15 अगस्त तक बरसात का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। दीप उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा के विरोधाभासी बयान सामने आ रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने सभी 12 जिला पंचायत सीटों पर जीत का दावा किया, जबकि राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने 10 सीटों पर अपना अधिकार माना है। सांसद ने 60 से अधिक ब्लॉक प्रमुख बनने का दावा भी किया, जिससे मतभेद स्पष्ट हो रहे हैं। दोनों ही नेताओं के बयानों से भाजपा के दावों में असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। जिला पंचायत में भी 12 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो कम से कम 10 भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे। और ब्लॉक में भी भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख ये 60 से ज्यादा होंगे। जिस प्रकार की सूची घोषित हुई है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं। चंपावत के देवीधुरा में रक्षाबंधन पर आयोजित ऐतिहासिक बग्वाल मेले में हजारों लोगों ने शिरकत की। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा और डीएम मनीष कुमार भी मौजूद रहे। सुबह मौसम खराब होने के बाद भी दोपहर तक बग्वाल मैदान लोगों से भर गया। तय परंपरा के अनुसार चारों खाम वालिक, गहड़वाल, चम्याल और लमगड़िया ने मां बाराही मंदिर की परिक्रमा की है, आशीर्वाद लिया है। शंखनाद के साथ पत्थर युद्ध शुरू हुआ, जो कि 9 मिनट तक चला था। बग्वाल में करीब 550 वीर शामिल हुए, जिनमें से 150 से अधिक चोटिल भी हुए। किसी को गंभीर चोट नहीं आई है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।